प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं सलीम खान हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत में हमने पढ़ा गारसा दत्तासी, दौर अब्राहम ग्रियर्सन, ठाकुर सी सेंगर। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं मिस्र बंधु हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास करने वाले मिस्र बंधुओं के बारे में। तो मिस्र बंधु हिंदी साहित्य इतिहास में समयावधि सहित काल विभाजन करने वाले, समयावधि के साथ काल विभाजन करने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार के रूप में मिस्र बंधुओं को जाना जाता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास में समयावधि सहित काल विभाजन करने की परंपरा डालने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो मिस्र बंधुओं ने किया, यानी समयावधि के साथ काल विभाजन करना। इससे पूर्व जितने भी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने केवल वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया और समयावधि नहीं डाली। लेकिन हिंदी साहित्य में समयावधि सहित काल विभाजन करने की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम अगर किसी को कहा जाए इतिहास लेखन में तो वो हैं मिस्र बंधु। अब ये मिस्र बंधु जो है, इनका गांव इंटोजा, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश के थे। ये इंटोजा गांव, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश के थे। ब्राह्मण परिवार के 3 भाई थे। ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे 3 भाइयों को मिस्र बंधु के नाम से जाना जाता है। ये मिस्र बंधु जो है वो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये 3 भाई हैं। मिस्र बंधु जो है वो 3 भाई हैं और इन तीनों भाइयों को मिस्र बंधु के नाम से जाना जाता है। यानी मिस्र, इनकी ब्राह्मण जाति के अंदर मिस्र जो है, मिश्रा होते हैं, वो इनकी गोत्र है, और बंधु यानी भाई। ये मिस्र बंधु, मिस्र जाति के 3 भाई जो हैं, मिश्रा जाति के 3 भाई जो हैं वो मिस्र बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मिस्र बंधु जो है वो 3 भाई हैं, और जिसमें पहला है गणेश बिहारी मिस्र, दूसरा है श्याम बिहारी मिस्र और तीसरा है सुखदेव बिहारी मिस्र। यानी ये 3 भाई हैं, जिसमें पहला गणेश बिहारी मिस्र, दूसरा श्याम बिहारी मिस्र, तीसरा सुखदेव बिहारी मिस्र। कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछा गया है कि जैसे निम्न में से मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तो इन तीनों के नाम दे देंगे, इसके साथ कृष्ण बिहारी मिस्र दे देंगे। गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र, कृष्ण बिहारी मिस्र। तो आमतौर पर हम सुखदेव बिहारी मिस्र को टाल देते हैं, जो गलत हो जाता है। तो ये 3 भाई हैं, ध्यान रखें विशेष तौर से कि गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र, ये 3 भाई जो हैं वो मिस्र बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। इनका गांव जो है वो इंटोजा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के हैं। ये पंडित गणेश बिहारी मिस्र, राव राजा श्याम बिहारी मिस्र, राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिस्र। अब इनकी जो रचना है, इनकी रचना का नाम है मिस्र बंधु विनोद। ये मिस्र बंधु विनोद जो है वो इनकी रचना है, जो 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। यानी मिस्र बंधु विनोद इनकी रचना है। इस रचना का प्रकाशन जो है वो 4 भागों में हुआ था, 4 भागों में ये प्रकाशित हुई थी, जिसमें से पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 शुरुआत के जो भाग हैं ये तो 1913 के अंदर प्रकाशित हुए। यानी प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग ये तो 1913 में, और चौथा भाग जो है इस रचना का, मिस्र बंधु विनोद रचना का चौथा भाग जो है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। 3 भाग तो 1913 के अंदर, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग जो है ये तो 1913 के अंदर, और चौथा भाग जो है वो 1934 में जो है प्रकाशित हुआ। ये भी, यहाँ भी एक प्रश्न बन जाता है कि कौन सा भाग जो है वो इससे अलग रहा। तो 1934 में, मतलब काफ़ी वर्षों के बाद जो है वो चौथा भाग आया। पहला, दूसरा, तीसरा तो 1913 के अंदर ही, और चौथा भाग जो है वो 1934 के अंदर आया।
फिर इस मिश्र बंधु विनोद रचना की विशेषताएं क्या क्या हैं, प्रमुख इसकी विशेषता क्या है। इस रचना की प्रमुख विशेषता, सबसे पहली विशेषता जो है इसकी यही है कि यह रचना जो है, इसकी भाषा जो है, यानी इस रचना की भाषा हिंदी है, यानी यह रचना जो है वो हिंदी भाषा में लिखी गई है। सबसे पहली और अहम विशेषता इसकी ये है कि इसकी भाषा जो है वो हिंदी है, यह रचना हिंदी भाषा के अंदर लिखी गई है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इस रचना में साहित्य इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। हमने शुरुआत में, अगर आपको याद हो तो मैंने इतिहास लेखन की प्रमुख 4 पद्धतियां बताई थी, जिसमें पहली वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी जो है वो कालानुक्रम पद्धति, और तीसरी वैज्ञानिक पद्धति, और चौथी विधेयवादी पद्धति। ये 4 पद्धतियां बताई थी। तो उसमें से जो दूसरी पद्धति है ये है कालानुक्रम पद्धति। तो इस कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग इस मिश्र बंधु विनोद में किया गया है। यानी इस रचना में जो मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई है, इस रचना के अंदर कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसमें लगभग 5000 कवियों और लेखकों का विवेचन किया गया। यह भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि इस रचना में लगभग 5000 कवियों और लेखकों का विवेचन किया गया है। तो लगभग तो 5000 कवि या लेखक शामिल किए गए, लेकिन अगर वास्तविक संख्या अगर आपसे पूछ ली जाती है तो इसकी वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें वास्तविक संख्या है 4591। 4591 जो है वो वास्तविक संख्या है। यानी मिश्र बंधु विनोद के अंदर 4591 कवियों और लेखकों का विवेचन किया गया है। ये तो है इसकी वास्तविक संख्या। और वैसे लगभग पूछ लिया जाए तो 5000, लगभग 5000 कवियों और लेखकों का विवेचन किया गया है। वास्तविक संख्या की अगर बात करें तो 4591 कवि और लेखकों का विवेचन इस रचना के अंदर किया गया है। इस रचना में कवियों के विवेचन के साथ साथ, यानी इस रचना के अंदर कवियों के विवेचन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। यह भी इसकी एक विशेषता बन जाती है कि कवियों और लेखकों का विवेचन तो किया ही गया है इस रचना में, मिश्र बंधु विनोद में, उसके साथ साथ साहित्य के विविध अंग जो है उन पर भी प्रकाश डाला गया है। साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है इस रचना के अंदर। यह भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इस रचना में युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन भी किया गया है। इस रचना के अंदर जो उस युग के अंदर जो प्रवृत्तियां प्रचलित थी, उन प्रवृत्तियों का भी विवेचन इस रचना में प्रमुखतः किया गया है। सर्वप्रथम इतिहास का अब हम बात करते हैं इसके अगले बिंदु की, जो प्रमुख विशेषताओं के अंदर है कि सर्वप्रथम इतिवृत्त्यात्मक इतिहास इसी रचना में पढ़ने को मिलता है। यानी हिंदी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी रचनाओं में, हिंदी भाषा के जो जितनी भी रचनाएं हुई हैं उनमें सर्वप्रथम युगीन प्रवृत्तियों की अगर हम बात करते हैं या इतिवृत्त्यात्मक इतिहास की बात करते हैं तो इतिवृत्त्यात्मक साहित्य जो है, इतिहास इसी रचना के अंदर सबसे पहले पढ़ने को मिला था। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इस रचना में हिंदी भाषा का सर्वप्रथम इतिवृत्त्यात्मक इतिहास पढ़ने को मिलता है। इस रचना में हिंदी भाषा के अनेक अज्ञात कवियों को भी शामिल किया गया। यह भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि हिंदी भाषा के अनेक ऐसे कवि जो अज्ञात रह गए, जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, उन अज्ञात कवियों को भी इसके अंदर शामिल किया गया। यह भी इसकी एक विशेषता है। अब बात करते हैं हम मिश्र बंधु विनोद के काल विभाजन की। तो काल विभाजन की अगर हम बात करें तो मिश्र बंधुओं ने इस अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद का जो काल विभाजन किया, उसमें इन्होंने उसको 5 भागों में विभाजित कर दिया। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इस प्रकार से 5 भागों में इनको बांट दिया और फिर इन्हीं भागों के इन्होंने उपभाग भी कर दिए, यानी उपभागों में भी विभाजित कर दिया। जैसे देखिए आरंभिक काल जो है, आरंभिक काल की समय सीमा की अगर हम बात करें तो आरंभिक काल की समय सीमा रही है विक्रमी संवत 700 से विक्रमी संवत 1444 तक। यानी विक्रमी संवत 700 से लेकर के विक्रमी संवत 1444 तक का जो समय है उसे इन्होंने आरंभिक काल के रूप में
जाना है, इन्होंने आरंभिक काल के रूप में बताया है। और इस आरंभिक काल को पुनः इन्होंने दो उपभागों में विभाजित कर दिया है, जिसमें पहला है पूर्वारंभिक काल और दूसरा है उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल जो है उसकी समय सीमा इन्होंने कही 700 से लेकर के 1343 ईस्वी तक का जो समय है उसे इन्होंने पूर्वारंभिक काल कहा। फिर उत्तरारंभिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तरारंभिक काल 1344 से लेकर के 1444 तक 100 वर्ष का समय जो है वो उत्तरारंभिक काल के रूप में जाना गया। यानी इसके दो उपभाग कर दिए हैं आरंभिक काल के। उसके बाद में बात करते हैं हम माध्यमिक काल की। तो माध्यमिक काल जो है विक्रमी संवत 1445 से लेकर के विक्रमी संवत 1680 तक, यानी 1444 तक तो आरंभिक काल और माध्यमिक काल 1445 से, तो विक्रमी संवत 1445 से प्रारंभ होकर के 1680 तक का जो समय है उसे इन्होंने किस नाम से पुकारा? माध्यमिक काल के नाम से पुकारा। और माध्यमिक काल को भी इन्होंने पुनः उपभाजित कर दिया और पुनः विभाजित करके इसको पूर्वारंभिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल के रूप में इन्होंने इसको विभाजित किया। पूर्वारंभिक काल कर दिया एक तो, और दूसरा इसका भाग कर दिया प्रौढ़ आरंभिक काल। तो पूर्वारंभिक काल जो है वो विक्रमी संवत 1445 से लेकर के विक्रमी संवत 1560 तक का जो समय है उसे इन्होंने पूर्वारंभिक काल कहा। और प्रौढ़ माध्यमिक काल जो है विक्रमी संवत 1561 ईस्वी से लेकर के और विक्रमी संवत 1680 तक का जो समय है उसको इन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल के रूप में बताया। तीसरा जो है वो है अलंकृत काल, और अलंकृत काल को इन्होंने समय सीमा मानी विक्रमी संवत 1681 से लेकर के विक्रमी संवत 1889 तक का समय जो है वो अलंकृत काल के रूप में इन्होंने कहा है कि अलंकृत काल जो है वो है विक्रमी संवत 1681 से लेकर के विक्रमी संवत 1889 तक का समय। और इसको भी इन्होंने पुनः दो उपभागों में विभाजित कर दिया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल जो है वो विक्रमी संवत 1681 से लेकर के विक्रमी संवत 1790 तक का, और उत्तरालंकृत काल 1791 से लेकर के विक्रमी संवत 1889 तक का समय जो है वो उत्तरालंकृत काल के रूप में जाना गया। ये अलंकृत काल था। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल की समय सीमा इन्होंने मानी विक्रमी संवत 1890 से लेकर के विक्रमी संवत 1925 तक का जो समय है उसको इन्होंने परिवर्तन काल कहा। इसका विभाजन नहीं किया इन्होंने। फिर वर्तमान काल, वर्तमान काल पांचवा जो है इन्होंने काल विभाजन में पांचवा बिंदु जो है वो वर्तमान काल के रूप में कहा। और वर्तमान काल को विक्रमी संवत 1926 से लेकर के अब तक का जो समय है, यानी विक्रमी संवत 1926 से लेकर के अब तक का समय जो है इन्होंने उसे वर्तमान काल नाम दिया। इन्होंने उसका नाम जो है वो वर्तमान काल कहा। फिर उसके बाद में अब ये काल विभाजन तो इन्होंने कर दिया, लेकिन काल विभाजन करने के बाद भी दो ऐसे कारण रहे हैं, दो प्रमुख ऐसे कारण आ गए जो इस काल विभाजन में जो है वो रोड़ा अटकाने लगे, या हम कह सकते हैं कि उन दो प्रमुख कारणों से इस काल विभाजन को वर्तमान में स्वीकार नहीं किया गया। यानी दो ऐसे प्रमुख कारण आ गए जिसके कारण इन काल विभाजन को वर्तमान के अंदर स्वीकार नहीं किया गया। और उसमें से पहला तो यह है कि भी इस काल विभाजन में हिंदी की शुरुआत 700 विक्रमी संवत 700 से मानी गई है। यानी पहला तो यही दिक्कत हो गई कि इन्होंने मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल की समय सीमा जो है वो 700 विक्रमी संवत 700 से प्रारंभ मान ली, कि यानी कि कहने का तात्पर्य कि इस काल विभाजन में हिंदी की शुरुआत 700 से मान ली इन्होंने, विक्रमी संवत 700 से मानी गई, जबकि यह समय हिंदी का समय नहीं होकर के, यानी ये जो 700 से माना इन्होंने कि आरंभिक काल जो है वो विक्रमी संवत 700 से प्रारंभ हिंदी का, तो ये इन्होंने माना मिस्र बंधु ने। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 700 विक्रमी संवत 700 का जो समय था वो समय हिंदी का समय न होकर के अपभ्रंश का समय था।
ये समय जो था वो हिंदी का न होकर के अपभ्रंश का समय था। तो एक तो ये कारण हो गया जिस कारण से इस काल विभाजन को वर्तमान के अंदर स्वीकार नहीं किया गया है, यानी वर्तमान में स्वीकार न करने के मैंने कहा जैसा कि दो कारण थे, जिसमें से पहला कारण तो ये हो गया कि भी 700 से इन्होंने आरंभ माना और 700 से आरंभ को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि 700 से हिंदी का समय था ही नहीं, ये तो अपभ्रंश काल का समय था, अपभ्रंश का समय था, इसलिए पहला तो कारण ये हो गया इसे नकारने का। और दूसरा कारण ये हो गया कि इस काल विभाजन में कालखंडों के नामांकन में एक सी परिपाटी को नहीं अपनाया गया है। दूसरा कारण ये हो गया कि कालखंडों का जो विभाजन किया गया है उसमें एक जैसी परिपाटी को अपनाया नहीं गया है, एक जैसी परिपाटी को नहीं अपनाया गया है, इसलिए भी इस काल विभाजन को जो मिश्र बंधुओं ने किया उसको स्वीकार नहीं किया गया है। फिर सारांश की अगर हम बात करें कि भी इसका सारांश क्या निकलता है, मिश्र बंधु विनोद, जैसे हमने हर गारसा दत्तासी को पढ़ा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को पढ़ा, ठाकुर शिवसिंह सैगर को पढ़ा, उसमें हमने अंतिम रूप से सारांश के रूप में बताया था कि भी इसको हिंदी साहित्य इतिहास के रूप में स्वीकार किया गया या नहीं किया गया। तो उसके लिए इसमें भी सारांश के तौर पर बात यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है मिश्र बंधुओं विनोद रचना को भी इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इसकी आलोचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह के नाम से पुकारते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, शुक्ल इसे इस रचना को बड़ा भारी वृत्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह जो है वो कह करके पुकारते हैं, के नाम से पुकारा है। और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता के रूप में पुकारा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस मिश्र बंधु विनोद रचना को तो बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहकर के या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहकर के पुकारा और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी कवि के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी परिश्रमी संकलनकर्ता के रूप में इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको पुकारा है। तो ये भी प्रश्न जो है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि शुक्ल ने जो है मिश्र बंधु विनोद रचना को तो किस नाम से पुकारा है और मिश्र बंधुओं को किस नाम से पुकारा है। तो मिश्र बंधु रचना को तो प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहकर के या बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहकर के पुकारा है और मिश्र बंधुओं को इन्होंने जो है वो परिश्रमी संकलनकर्ता के रूप में पुकारा है। मिश्र बंधुओं की अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें कि मिश्र बंधुओं की अन्य रचनाएं कौन सी हैं, तो अन्य रचनाएं जो इनकी दो सामने आती है। एक पहली है हिंदी नवरत्न जो 1910 के अंदर प्रकाशित हुई, हिंदी नवरत्न रचना इनकी जो 1910 में प्रकाशित हुई। दूसरी है साहित्य पारिजात जो 1940 के अंदर प्रकाशित हुई। पहली रचना 1910 में हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी और दूसरी है साहित्य पारिजात 1940 के अंदर। अब हम बात करें अगर हिंदी नवरत्न की, तो हिंदी नवरत्न रचना जो है इसमें 9 कवियों को नवरत्न कहकर के पुकारा गया है। यानी 9 हिंदी साहित्य इतिहास के में 9 कवियों को इन्होंने छांटा है मिश्र बंधुओं ने और उन 9 कवियों को इन्होंने हिंदी नवरत्न कवियों के रूप में पुकारा है, जिनमें हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, देवकवि, बिहारी, चंद बरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र और त्रिपाठी बंधु यानी भूषण और मतीराम, इनको जो है इसमें शामिल किया गया है। इस रचना में मिश्र बंधुओं ने देव कवि को बिहारी से बड़ा मान लिया है। अब यह भी एक बहुत बड़ा विवाद जो है वो आमतौर पर पूछा जाता है, देव बड़े या बिहारी। इस विवाद के जन्मदाता भी कौन है? मिश्र बंधु है। देव बड़े या बिहारी, इस विवाद के जन्मदाता मिश्र बंधु है। इन्होंने मिश्र बंधुओं ने जो है कवि देव को बिहारी से बड़ा माना है, यानी कवि देव को इन्होंने बड़ा माना है। मिश्र बंधुओं ने देव को बड़ा माना और बिहारी को छोटा माना है। इन्होंने मिश्र बंधुओं की नजर में देव कवि बड़े हैं, जिसके कारण हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी नामक एक विवाद पैदा हो गया था। इस विवाद में 4 विद्वानों के द्वारा अपना अपना पक्ष दिया गया है, यानी देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं। इस विवाद में 4 प्रमुख कवि हुए हैं जिन्होंने अपना अपना मंतव्य प्रकट किया है, अपना विचार जो है वो रखा है और अपना अपना पक्ष रखा है। उसमें सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने तो हिंदी नवरत्न रचना, जो इनकी रचना है हिंदी नवरत्न 1910, इस रचना के अंदर इन्होंने तो देव को बड़ा माना है,
यानी मिश्र बंधुओं ने तो किसको बड़ा मान लिया? देव को, कवि देव को बड़ा माना है मिश्र बंधुओं ने। और डॉक्टर पदम सिंह शर्मा उर्फ कमलेश बिहारी सतसई की भूमिका रचना, ये डॉक्टर पदम सिंह शर्मा उर्फ कमलेश जो है, ये इनकी रचना है बिहारी सतसई की भूमिका। और बिहारी सतसई की भूमिका रचना के अंदर ये बिहारी को बड़ा मानते हैं, यानी इन्होंने देव को बड़ा नहीं माना, इन्होंने बिहारी को बड़ा माना है। कमलेश जो है, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा उर्फ कमलेश बिहारी सतसई रचना है इनकी, इन्होंने बिहारी को बड़ा माना। फिर इसके बाद में कृष्ण बिहारी मिश्र जो है, कृष्ण बिहारी मिश्र जो है, ये आ गया ना कृष्ण बिहारी मिश्र। मैंने अभी आपको बताया था कि ऑप्शन में, कंपटीशन एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कृष्ण बिहारी मिश्र दे दिया जाता है नाम, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो ये इनसे मिलता जुलता है, लेकिन ये इनके भाई में शामिल नहीं है, ये बात ध्यान में रखना आप। कृष्ण बिहारी मिश्र जो है वो इनके भाई नहीं, ये तीन ही भाई है मिश्र बंधुओं में, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, ये तीन भाई हैं। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। बीच में मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के अंदर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कक्षा का फ़ायदा उठा सकें और कुछ हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में और हिंदी से संबंधित जो है वो ज्ञान अर्जित कर सकें। तो कृष्ण बिहारी मिश्र जो है, उनकी रचना है देव और बिहारी। कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, इनकी रचना है देव और बिहारी। अब देव और बिहारी रचना है कृष्ण बिहारी मिश्र की, इसके अंदर ये देव को बड़ा मानते हैं, यानी कृष्ण बिहारी मिश्र किसको बड़ा मान रहे हैं? देव को बड़ा मान रहे हैं। देखो, मिश्र बंधु तो किसको बड़ा मान रहे हैं? देव को बड़ा मान रहे हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र भी किसको बड़ा मान रहे हैं? देव को बड़ा मान रहे हैं। कमलेश, या हम कह सकते हैं डॉक्टर पदम सिंह शर्मा जो है वो बिहारी को बड़ा मान रहे हैं। और चौथा आता है लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन की रचना है बिहारी और देव, और बिहारी और देव लाला भगवान दीन की रचना है। इसमें ये लाला भगवान दीन जो है वो बिहारी को बड़ा मानते हैं, यानी कमलेश, यानी डॉक्टर पदम सिंह शर्मा और डॉक्टर पदम सिंह शर्मा उर्फ कमलेश, ये एक ही व्यक्ति हैं। और दूसरे हैं लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन, ये तो दोनों किसको बड़ा मानते हैं? बिहारी को। ये तो बिहारी को बड़ा मानते हैं, जबकि मिश्र बंधु और कृष्ण बिहारी मिश्र, ये जो है वो किसको बड़ा मानते हैं? देव को बड़ा मानते हैं। तो ये हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर एक प्रमुख विवाद, चर्चित विवाद, देव बड़े या बिहारी, ये विवाद जो है वो चर्चा में रहा। और इसमें जो है हमने आपको बताया कि मिश्र बंधु, आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं, मिश्र बंधु यानी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, और इसके साथ ही आप एक और जोड़ दीजिए कृष्ण बिहारी मिश्र। ये तो किसको बड़ा मानते हैं? देव को बड़ा मानते हैं। और कमलेश और लाला भगवान दीन, ये किसको बड़ा मानते हैं? ये बिहारी को बड़ा मानते हैं। तो ये विवाद जो है वो हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर पढ़ने को मिलता है। तो अगर आपको हमारी कक्षा अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगामी वीडियो जो है वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। आज की कक्षा यहीं तक। अगली कक्षा में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।